डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम पेपर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे। पिछली दो क्लासेज में हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ परिभाषा परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार देखा, और आज हम देखेंगे राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसके लक्षण और इसकी विशेषताएं और अन्य संबंधित बातें। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसकी विशेषताओं में आता है अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राज्य राजनीतिक संस्थाओं का एक औपचारिक अध्ययन करने पर बल दिया गया, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में राज्य राजनीतिक संस्थाओं के एक्चुअल में वो किस तरह से क्रियान्वित की जाती है और व्यक्ति और इन संस्थाओं का संबंध किस प्रकार निर्धारित होता है, व्यक्ति इन्हें कैसे प्रभावित करता है और व्यक्ति स्वयं इनसे किस प्रकार प्रभावित होता है, इस तरह की बातों का समावेश इसमें किया गया। औपचारिक से यथार्थवादी अध्ययन की ओर इसमें परिवर्तन देखा गया। दूसरा इसका जो बिंदु है अध्ययन मुक्तता। पहले ये राज्य राजनीतिक संस्थाओं तक अपने आप को सीमित किए हुए थे। बाद की परिस्थितियों में इन्होंने देखा कि किसी विषय को समझने के लिए उसकी बाउंड्रीज निर्धारित नहीं की जाती है, अपितु हर विषय किसी अन्य विषय से कुछ सीख सकता है, कुछ उससे प्राप्त कर सकता है और वो स्वयं भी अन्य विषयों के लिए किसी रूप में लाभकारी हो सकता है। तो इन्होंने अपने अध्ययन की बाउंड्रियों को सीमाओं से मुक्त कर दिया और वैज्ञानिक पद्धतियों पर बल, अन्य विषयों में विज्ञान में किसी भी कारण और घटना के बीच के संबंधों का निर्धारण करना उसकी सर्वप्रमुख विशेषता है। इसके लिए उसमें कुछ निश्चित वैज्ञानिक प्रवृत्तियों पद्धतियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्रियों ने ये देखा कि अन्य समाज विज्ञानों ने वैज्ञानिक पद्धतियों को जब से अपनाना शुरू किया है, उनके विषय की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। तो इन्होंने भी अन्य विषयों जैसे अवलोकन है, पर्यवेक्षण है, साक्षात्कार है, इन पद्धतियों को अपनाने पर इन्होंने जोर दिया। इसी तरह अगली विशेषता जो है यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर इन्होंने बल दिया। आधुनिक दृष्टिकोण के जो थिंकर विद्वान थे, उन्होंने कहा कि व्यक्ति किसी विषय पर जब अध्ययन करता है तो उसकी स्वयं की सोच उस अध्ययन पर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, अपितु उसे उस अध्ययन से अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को निरपेक्ष रखना चाहिए, उस पर वो हावी नहीं होनी चाहिए। तभी वो किसी विषय पर शोध करके सही निष्कर्ष समाज के सामने ला सकता है। अगली इसकी जो विशेषता या लक्षण है सिद्धांत निर्माण पर बल। किसी भी विषय का हमने शोध किया, अध्ययन किया, एक व्यवस्थित रूप में अध्ययन के बाद यदि उस निष्कर्ष को हमने एक सिद्धांत के रूप में तय नहीं किया तो वो शोध बेकार है। जैसे साइंस में हर विषय का शोध करके एक निश्चित सिद्धांत निकाला जाता है कि 2 अंश हाइड्रोजन 1 अंश ऑक्सीजन से पानी बनता है, ये एक सिद्धांत है। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। तो इन सिद्धांतों की तरह राजनीति विज्ञान के इन विद्वानों ने भी ये तय किया कि जो हम इसमें शोध या रिसर्च करते हैं उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष हमारे सामने जो आते हैं उसके तहत हमें कुछ निश्चित सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए, जिससे इस विषय की वैज्ञानिकता भी विकसित होगी और इस विषय की महत्ता भी बढ़ेगी। इसी तरह अगली जो विशेषता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल। इसका तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों से भी कुछ सीखना चाहिए या उनके साथ अपना संबंध स्थापित करके अध्ययन करना चाहिए। हम इस विषय में राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन इन राजनीतिक संस्थाओं पर भूगोल का भी प्रभाव पड़ता है और अर्थव्यवस्था का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, लोगों की मानसिकता का प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक संस्थाएं अब फेल्योर है, सक्सेस है, उसका हम इतिहास के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर इस चीज़ की वकालत की गई कि राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के साथ अपना संबंध स्थापित करके ये देखना चाहिए कि वो अन्य विषयों को क्या देता है और अन्य विषयों से वो क्या ग्रहण करता है। इसी तरह व्यवहारवाद पर बल। व्यक्ति के व्यवहार से ही
हर एक संस्था संचालित और क्रियान्वित प्रभावित होती है, तो इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार, जो स्पेशली उसका राजनीतिक व्यवहार है, राजनीतिक दृष्टिकोण जो है, उसका अध्ययन करने पर बल दिया। विकासशीलता का लक्षण, कोई भी विषय किसी भी बिंदु पर आकर रुक नहीं जाता, वो जड़ नहीं होता। हर एक विषय में, हर एक चीज़ में एक विकास का जो स्वाभाविक रूप में लक्षण है, वो इस विषय में भी देखा जाता है। राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता और मौलिकता, इस विषय आधुनिक दृष्टिकोण के प्रवर्तकों ने कहा कि राजनीति विज्ञान विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है और इसमें अपनी मौलिकता है, इसने अन्यों से बहुत अधिक ग्रहण नहीं किया है, तो इसकी स्वायत्तता भी होनी चाहिए। मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल, आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों ने ये कहा कि परंपरागत राजनीतिक जो विचारक या वो विद्वान थे, उन्होंने राज्य राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन में इतने वर्ष बिता दिए, जबकि मानव समाज या पूरा विश्व समाज ये तत्कालीन समस्याओं से जूझ रहा था। इनका दृष्टिकोण था कि विश्व स्तर पर मानव के सामने जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हल पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई भी समाज विज्ञान हो, वो सामाजिक समस्याओं के हल के लिए सबसे पहले तैयार रहना चाहिए। इसी तरह भविष्यवाणी की क्षमता, जैसे विज्ञान में हर एक सिद्धांत के आधार पर भविष्य कथन किया जा सकता है, राजनीति विज्ञान में भी मानवीय व्यवहार को समझकर, पहचान कर इसके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। हालांकि इसमें प्राकृतिक विज्ञानों जैसी भविष्यवाणी पूर्ण रूप में सत्य सिद्ध नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम उसके काफ़ी कुछ नज़दीक पहुंच सकते हैं। इसी तरह वस्तुनिष्ठता और सत्यापन, वस्तुनिष्ठता अपनी प्रवृत्तियों को शोध से अलग रखकर जो भी आपने अध्ययन किया है उसका पुनः दूसरे परिस्थितियों में यदि अध्ययन करने पर भी हमें सेम निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, तो वो हमारा अध्ययन सत्यापित हो जाता है। तो ये आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण और विशेषताएं थी। इसी के साथ फिर हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार इसकी जो विषय वस्तु है उस पर भी प्रकाश डालेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसकी विषय वस्तु में हम शामिल करते हैं शक्ति का अध्ययन। आज राज्य या जो राजनीतिक व्यवस्था है वो पावर को प्राप्त करके पावर के प्रयोग पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। मानव व्यवहार का अध्ययन, चूँकि मैंने पहले भी कहा मानव व्यवहार से ही प्रत्येक संस्था, समूह, राज्य निर्मित होता है, संचालित होता है, क्रियान्वित होता है, तो मानव का व्यवहार इसमें हम आवश्यक रूप से अध्ययन करते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन, चूँकि राज्य और सरकार के निर्माण में जो ये चुनाव होते हैं, विधियों का निर्माण होता है, राजनीतिक दलों का निर्माण और अधिकारियों के आपसी संबंध किस प्रकार निर्धारित होंगे, ये राजनीतिक प्रक्रियाएं हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसी तरह राजनीतिक क्रिया, लोगों के द्वारा जो किया जाता है कार्य, कर्म, उस क्रिया का, जैसे चुनाव के समय मत देने की क्रिया, संसद में सदस्य किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, विधेयक पारित करते समय किस प्रकार से प्रत्येक चरण पर लोगों के द्वारा कदम उठाए जाते हैं, ये राजनीतिक क्रियाएं भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। सामाजिक मूल्यों का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं, क्योंकि मूल्य प्रत्येक समाज की जो नींव है उसका काम करते हैं, तो सामाजिक मूल्यों पर भी हम इसमें आवश्यक रूप में अध्ययन करते हैं। सहमति, आम संघर्षों का मूल्य, इनको हम एक दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा जो कुछ हमें लाभ वितरित किए जाते हैं उनको भी हम सामाजिक मूल्यों के तहत ही समझते हैं। इन सामाजिक मूल्यों के वितरण में व्यक्ति और सरकार के या राज्य के बीच कई बार आपसी संघर्ष या टकराव भी होता है। व्यक्ति अधिकाधिक प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सरकार की, राज्य की अपनी जब सीमाएं होती है तो कई बार इस पे राज्य और व्यक्ति के बीच संघर्ष भी उत्पन्न होता है और इन संघर्षों के बाद आम सहमति भी बनती है। तो सहमति और संघर्ष से संबंधित विभिन्न बातों का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। इसी तरह जो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं और समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए, उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था और व्यक्ति संबंधों का अध्ययन और राज्य राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनका भी हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं।
अब हमने परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसके अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र का अध्ययन कर लिया। अब हम इन दोनों का एक तुलनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन करेंगे। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में कौन कौन से अंतराल या विभेद हमें स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि अंतर का आधार क्या होगा, उसमें परंपरागत दृष्टिकोण में और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या क्या चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। जैसे हम फर्स्ट लेते हैं, अंतर में विषय वस्तु का जो अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, विचारधाराएं, संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और लोक प्रशासन का अध्ययन हम करते हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं तो शक्ति प्राप्ति, शक्ति का प्रयोग, मानव का राजनीतिक व्यवहार, कार्य प्रक्रिया, प्रभावक और प्रभावितों का संबंध, लोक प्रबंध का अध्ययन हम इसमें मेनली करते हैं। इसी तरह क्षेत्र की व्यापकता का एक अन्य आधार है अंतर का। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र सीमित माना जाता है क्योंकि ये राज्य और राजनीतिक गतिविधियों तक अपने आप को सीमित करता है, और आधुनिक दृष्टिकोण का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि इसमें शक्ति, नियंत्रण, प्रभाव, अभिजन, विनिश्चय आदि अनेक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति के अर्थ के दृष्टिकोण से यदि हम अंतराल देखते हैं, राज्य और उसकी संरचनाओं से संबंधित विषय और समस्याओं को राजनीति कहा गया है, और आधुनिक दृष्टिकोण में राज्य और उससे परे जीवन के अन्य विषयों, राजनीतिक क्रियाविधियों का अध्ययन राजनीति कहा जाता है। राजनीतिक उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण का लक्ष्य उत्तम जीवन की प्राप्ति है, और आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो लक्ष्य है घटनाओं को यथार्थ में समझना, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, भविष्यवाणी करना और तत्पश्चात निश्चित सिद्धांतों का निर्माण करके इसके विषय वस्तु को और समृद्ध बनाना है। अध्ययन पद्धति के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, परंपरागत राजनीति विज्ञान में दार्शनिक, ऐतिहासिक और वर्णनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, और आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक प्रणालियां, साक्षात्कार, विषय वस्तु विश्लेषण, अन्वेषण, प्रयोग, पर्यवेक्षण द्वारा सामान्यीकरण का प्रयास किया जाता है। सामान्य सिद्धांत की खोज के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परंपरागत दृष्टिकोण में सिद्धांत निर्माण का कोई ठोस आधार नहीं है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में कुछ निश्चित शोध और प्रक्रियाओं पर आधारित सिद्धांतों के निर्माण पर फोकस किया जाता है। अंतःनुशासनात्मक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, परंपरागत दृष्टिकोण में राज्य राजनीतिक संस्थाओं तक इसके अध्ययन को सीमित किया गया है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान या आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, नीति विज्ञान, मनोविज्ञान से संबंध स्थापित करके अध्ययन किया जाता है। मूल्यों के दृष्टिकोण से परंपरागत दृष्टिकोण में अध्ययन में मूल्यों को शामिल करने की बात है, और आधुनिक दृष्टिकोण में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया है। प्रामाणिकता के आधार पर यदि देखा जाए, परंपरागत दृष्टिकोण में अनुमानों तथा कल्पना पर आधारित अध्ययन किया जाता है, तो प्रामाणिकता का वहाँ पर हमें अभाव नजर आता है। आधुनिक दृष्टिकोण में ठोस तथ्यों तथा प्रभावों पर आधारित अध्ययन किया जाता है, तो वहाँ पर प्रामाणिकता हमें प्रतीत होती है। अध्ययन मुक्तता के दृष्टिकोण से देखा जाए, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक घटनाओं का एकाकी अध्ययन किया जाता है, और आधुनिक दृष्टिकोण में अन्य विषयों की विषय वस्तु के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। कालक्रम के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, यूनान के नगर राज्यों की राजनीति के अध्ययन से प्रथम विश्व युद्ध तक जो राजनीतिक अवधारणाएं, विचारधाराएं विकसित हुई, वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच विश्व स्तर पर राजनीतिक दृष्टिकोण घटनाक्रम में जो चेंजेज, परिवर्तन आ रहे थे, उसके बाद की विषय वस्तु को हम आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल करते हैं। स्ट्रॉस ने जैसे एक ये कोटेशन दिया कि जिस प्रकार परंपरागत भौतिक शास्त्र का स्थान नाभिकीय भौतिक शास्त्र ने ले लिया ताकि अणुबम की राह से आणविक युग आ सके, उसी प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्थान आधुनिक राजनीति विज्ञान को ग्रहण करना है
ताकि हम अणु युग के खतरों से मानव की रक्षा कर सकें। ये परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम इसके आगे प्रकाश डालते हैं। राजनीति विज्ञान को अलग अलग समय अलग अलग नामों से पुकारा गया है। पहले इसे केवल राजनीति कहा जाता था, तत्पश्चात इसे राजनीतिक दर्शन शब्द से अभिव्यक्त किया गया, लेकिन राजनीतिक दर्शन अब शब्द भी इसके लिए शायद उपयुक्त नहीं रहा और अल्टीमेटली बाद में इसे राजनीति विज्ञान शब्द कहा गया। वैसे भी हर एक सामाजिक विज्ञान में किसी भी विषय की हजारों डेफिनेशंस दी जाती हैं और विद्वानों में आपसी मतैक्य का भाव उसे अनेक रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। राजनीति विज्ञान के लिए भी जैसे जेलिनेक ने कहा है कि ऐसा अन्य कोई विज्ञान नहीं है जिसे एक अच्छी शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता हो जितनी कि राजनीति विज्ञान को। तो इसके राजनीति नाम पर यदि हम विचार करते हैं, इसको राजनीति नाम देने वाले विचारकों में जिनका नाम आता है होल्जनडॉर्फ, जेलिनेक, ट्रिटस्के, सिज्विक और फ्रेडरिक पोलक। हेराल्ड लॉस्की और विल्सन ने भी अपनी पुस्तकों के नाम इस प्रकार रखे। आपको पता है हेराल्ड लॉस्की की जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और विल्सन की जो पुस्तक है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस विषय को पॉलिटिक्स या राजनीति नाम ही सर्वप्रथम बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा दिया। फ्रेडरिक पोलक ने भी अपने जो इसकी विषय वस्तु बताई है वो दो भागों में सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति के रूप में डिवाइड करके बताई है। सैद्धांतिक राजनीति में जैसे पोलक ने कहा है कि राज्य के सिद्धांत, शासन के सिद्धांत, विधान सिद्धांत और कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज्य सिद्धांतों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और व्यवहारिक राजनीति के तहत इसमें राज्य सरकार का वास्तविक रूप, सरकार की कार्यप्रणाली, शासन प्रणाली, विधि निर्माण, अदालतें और व्यक्ति रूप में राज्य, कूटनीति, शांति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी तरह गिलक्राइस्ट ने भी कहा है कि राजनीति शब्द का अभिप्राय आजकल सरकार की उन समस्याओं से होता है जो प्राय राजनीतिक ढंग की होने के बजाय आर्थिक ढंग की होती है। जब हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति राजनीति में अधिक रुचि रखता है तो हमारा अभिप्राय आशय यह होता है कि वह वर्तमान समस्याओं जैसे आयात निर्यात, कर प्रश्न, श्रम समस्या, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के आपसी संबंध, वस्तुतः इस प्रकार के किसी भी प्रश्न के संबंध में जिसकी ओर देश के विधि निर्माताओं को ध्यान देना चाहिए अथवा ध्यान देना ठीक नहीं है आदि में रुचि रखता है। तो राजनीति शब्द इस विषय के लिए काफ़ी समय तक चर्चित और प्रचलित रहा, लेकिन इस शब्द पर बाद में कई प्रकार की आपत्तियां प्रतीत होने लगी, क्योंकि यदि उत्पत्ति की दृष्टि से देखो तो राजनीति शब्द इसके लिए उपयुक्त नहीं होता। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से भी ये शब्द इस विषय की महत्ता या गरिमा को खत्म करने जैसा प्रतीत होता है। गिलक्राइस्ट ने कहा कि आधुनिक प्रयोग के कारण राजनीति का नया अर्थ हो गया है, जिससे हमारे विज्ञान के नाम के रूप में यह शब्द निरर्थक हो गया है। राजनीति एक विकृत रूप में प्रचलित है क्योंकि राजनीति का अर्थ छल कपट प्रपंच के रूप में वर्तमान में माना जाता है और शास्त्रीय एक रूपता का भी इसमें अभाव पाया जाता है। भारत की राजनीति, श्रीलंका, अमेरिका की राजनीति, पंजाब की राजनीति, राजस्थान की राजनीति, ये सब अलग है। जब इसमें मतैक्यता ही नहीं है तो ये इस विषय के लिए उपयुक्त नाम प्रतीत नहीं होता और ये अप्रतिष्ठित शब्द है, इसलिए राजनीति शब्द को इसके लिए उपयुक्त नहीं माना गया और बाद में इसे राजनीतिक दर्शन नाम दिया गया। शेष चीज़ों का हम अध्ययन कल करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।